नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णपाल सिंह, सहायक आचार्य भूगोल, आज उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे नदी के निक्षेपात्मक स्थल रूपों की। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया उसमें आपने नदी के द्वारा अपरदन से बनने वाले स्थल रूपों की बात की, नदी के द्वारा अपरदन से कौन कौन से स्थल रूप बनते हैं। और अब हम इस वीडियो में बात करेंगे नदी के निक्षेपण प्रक्रिया से बनने वाले स्थल रूपों की, कि नदी अपने साथ बहाकर लाए गए मलबे को निक्षेपित करती है और उस निक्षेपित मलबे के द्वारा कई प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। वो निक्षेपात्मक स्थलाकृति कहलाती हैं। तो चलिए अब हम इस पर विस्तार से बात करते हैं। तो सबसे पहले नदी के निक्षेपात्मक स्थल रूप का सामान्य परिचय। तो नदी अपने मार्ग में चट्टानों के अपरदन से प्राप्त मलबे को अपने साथ बहा करके स्थानांतरित करती है, अपने साथ बहा करके ले जाती है। लेकिन जब ढाल धीमा हो जाता है तो नदी का वेग कम होने लगता है, और जब नदी का वेग कम होने लगता है तो उसकी मलबे को स्थानांतरित करने की क्षमता घटने लगती है। फलस्वरूप मलबा जमने लगता है, मलबे का निक्षेपण होने लगता है। और इस प्रकार मलबे के निक्षेपण से विभिन्न आकृतियों वाले स्थल रूपों का निर्माण होता है, और उन स्थल रूपों को नदी निक्षेपात्मक स्थल रूप के रूप में जाना जाता है। और नदी के द्वारा निक्षेपण से बनने वाले जो स्थल रूप हैं वो हम आगे इनकी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अब देखते हैं नदी के द्वारा कौन कौन से प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण होता है निक्षेपण प्रक्रिया के द्वारा। तो यहाँ देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, सबसे पहले है जलोढ़ शंकु। नदी के निक्षेपात्मक स्थल रूपों में सबसे महत्वपूर्ण जो स्थलाकृति है वो जलोढ़ शंकु है। और जलोढ़ शंकु का निर्माण उस स्थिति में होता है जब नदी पर्वतीय क्षेत्र से नीचे उतरकर मैदान में आती है तो उसके ढाल में अचानक कमी होती है, और ढाल में अचानक कमी से नदी का वेग एकदम कम हो जाता है। और जब पर्वतीय क्षेत्र से मैदान में नदी आती है तो वेग कम होने के कारण अपने साथ बहाकर लाए जाने वाले मलबे को उस पर्वत की तलहटी में जमा कर देती है, और उस मलबे के शंकु के आकार में जमने से पर्वत की तलहटी में कई शंकुनुमा ढेर बन जाते हैं। तो इस शंकुनुमा मलबे के ढेरों को ही जलोढ़ शंकु के नाम से जाना जाता है। तो ये नदी के द्वारा लाए गए मलबे के शंकु आकार में पर्वत की तलहटी में जमने से बनते हैं। तो इस प्रकार की स्थलाकृतियाँ हैं उनको जलोढ़ शंकु के नाम से जानते हैं। अब दूसरी स्थलाकृति की बात करें, और दूसरी स्थलाकृति है जलोढ़ पंख। और जलोढ़ पंख, जलोढ़ का मतलब है जल के द्वारा बहाकर लाए गए, और पंख ये पंख जैसे आकृति में है, इसीलिए इसको जलोढ़ पंख के नाम से जाना जाता है। और जलोढ़ पंख जैसा कि आप चित्र भी देख रहे होंगे, पर्वतीय या उच्च क्षेत्रों के तलहटी में जब मलबा जमता है तो उससे जलोढ़ पंख बनते हैं। और जलोढ़ पंख तब बनता है जब पर्वत की तलहटी में कई जलोढ़ शंकु आपस में मिल जाते हैं और एक विस्तृत क्षेत्र में उस मलबे का जमाव पंख के रूप में हो जाता है। तो इस प्रकार से बनी हुई जो स्थलाकृतियाँ हैं उनको जलोढ़ पंख के नाम से जाना जाता है। तो हमें यहाँ ध्यान रखना होगा, केवल आकृति का ही अंतर है जलोढ़ शंकु और जलोढ़ पंख में। जलोढ़ शंकु नुकीले आकृति के हैं और तुलनात्मक रूप से छोटे होते हैं, जबकि जलोढ़ पंख का निर्माण कई जलोढ़ शंकुओं के मिलने से होता है, और इसीलिए जलोढ़ पंख काफ़ी अधिक विस्तृत होते हैं। चित्र भी यहाँ देख सकते हैं आप। अब हम बात करते हैं अगले निक्षेपात्मक स्थल रूप की, और अगला निक्षेपात्मक स्थल रूप है प्राकृतिक तटबंध। प्राकृतिक तटबंध, और प्राकृतिक तटबंध नदी के किनारों पर मलबे के जमने से बनते हैं। जब नदी की जल की मात्रा नदी में जब अधिक हो जाती है तो नदी का जो जल है वो अपने किनारों को तोड़कर बाहर की ओर बाढ़ के रूप में प्रवाहित होने लगता है। और जब नदी का जल किनारों से ऊपर होकर प्रवाहित होने लगता है तो उस नदी जल में मिला हुआ जो मलबा है वो किनारों पर एक रेखा के रूप में जमने लगता है, और किनारे और अधिक ऊंचे हो जाते हैं। और इस प्रकार से नदी के किनारों पर एक अतिरिक्त मलबे के जमने से उनकी ऊंचाई और अधिक बढ़ जाती है, और इसी मलबे जमे हुए किनारों को ही प्राकृतिक तटबंध के नाम से जाना जाता है। अर्थात ये प्राकृतिक इसीलिए है क्योंकि नदी ने इन तटबंधों का, इन किनारों का निर्माण स्वयं अपने मलबे के जमा करके किया है।
तो इस प्रकार इन किनारों को प्राकृतिक तटबंध के नाम से जाने जाते हैं। और ये प्राकृतिक तटबंध मानव के लिए काफ़ी उपयोगी हैं, क्योंकि प्राकृतिक तटबंध नदी के जल को अपने अंदर घाटी के अंदर समाहित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगली बात करें हम बाढ़ के मैदान की, तो जो बाढ़ का मैदान है नदी के निक्षेपण से बना हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल रूप है, जो मानव की आर्थिक क्रिया प्रमुख रूप से कृषि के लिए काफ़ी हद तक उपयोगी है और काफ़ी लाभदायक होता है। तो जो बाढ़ का मैदान है, तो जब नदी में जल की मात्रा अधिक हो जाती है, अर्थात नदी में जब बाढ़ की स्थिति बनती है, तो नदी का जल काफ़ी विस्तृत क्षेत्र पर बिखर जाता है, काफ़ी विस्तृत क्षेत्र पर फैल जाता है। और जब नदी का जल काफ़ी विस्तृत क्षेत्र तक फैलता है, तो उस जल के साथ मिला हुआ जो मलबा है वो भी काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में एक पतली चादर के रूप में बिछ जाता है। और इस प्रकार मलबे के विस्तृत क्षेत्र में बिछने से एक विस्तृत क्षेत्र में मैदान का निर्माण होता है, जिसको हम बाढ़ के मैदान के नाम से जानते हैं। और चूँकि इस बाढ़ के मैदान में नवीन मलबा का निक्षेपण होता है, तो इस प्रकार के जो मैदान हैं ये खादर के नाम से भी जाने जाते हैं। और ये काफ़ी उपजाऊ मिट्टी से बने हुए होते हैं, इसलिए कृषि के दृष्टिकोण से इनका काफ़ी अधिक महत्व रहता है। अब हम बात करें अगले निक्षेपात्मक स्थल रूप की, और अगला निक्षेपात्मक स्थल रूप है गोखुर झील। और गोखुर झील, इससे पहले हमने जो है नदी के अपरदनात्मक स्थल रूपों में नदी विसर्पों की बात की थी, कि नदी जो है मैदानी क्षेत्र में टेढ़े मेढ़े मार्ग से, घुमावदार मार्ग से बहती है, और नदी के जो मोड़ होते हैं वो विसर्प कहलाते हैं। अब यहाँ बात कर रहे हैं हम गोखुर झील की। तो जो नदी के विसर्प हैं, तो जब नदी के जो मोड़ हैं वो और अधिक तीक्ष्ण होते चले जाते हैं, और नदी अपर्दन के द्वारा उन मोड़ों को और अधिक तीक्ष्ण करती चली जाती है, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि उन विसर्पों के जो आंतरिक भाग हैं वो आपस में मिल जाते हैं और नदी का मार्ग सीधा हो जाता है। और नदी का मार्ग जब सीधा हो जाता है, तो जो घुमावदार मार्ग था उसको नदी छोड़ देती है। चूँकि नदी के जल के लिए सीधा मार्ग बन चुका है, इसीलिए जो घुमावदार मार्ग या जो विसर्प था वो छोड़ दिए जाते हैं। और इस प्रकार के छोड़े हुए, या कह सकते हैं कि इस प्रकार के त्यक्त जो विसर्प के भाग हैं, उन्हीं को गोखुर झील के नाम से जाना जाता है। और ये जो गोखुर झील, चूँकि नाम जो है इसका गाय के खुर के समान, अर्थात इनकी आकृति गाय के खुर के समान या अर्धचंद्राकार आकृति में ये होते हैं, इसीलिए इनको गोखुर झील के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इनको छाड़न झील भी कहा जाता है, क्योंकि ये नदी के द्वारा त्यक्त भाग हैं। नदी अब इन क्षेत्रों से या इन विसर्प के भागों से प्रवाहित नहीं होती, इसीलिए इनको छाड़न झील भी कहा जाता है। और चूंकि ये धरातल से निचले घाटी वाले क्षेत्र हैं, इसलिए इनमें जल भरा रहता है, तो ये गोखुर या छाड़न झील के रूप में मौजूद रहते हैं। अब हम बात करें, चित्र भी यहाँ देख सकते हैं गोखुर झीलों का। अब हम बात करें अगला डेल्टा की। और डेल्टा नदी के निक्षेपण से बनी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण स्थलाकृति है। और नदी जब समुद्र में मिलने की स्थिति में होती है, तो नदी मुहाने के पास चूँकि ढाल बहुत धीमा हो जाता है, तो नदी कई शाखाओं में बँट जाती है, और कई शाखाओं में जल के विभक्त होने से जल रेंगता हुआ समुद्र तक पहुंचता है। और ढाल बहुत मंद होने की वजह से नदी के साथ बहाकर लाए गए बहुत सूक्ष्म मिट्टी की जो कण हैं वो उस क्षेत्र में जम जाते हैं, और पूरे क्षेत्र में पानी बह करके बिखरता हुआ प्रवाहित होता है। तो इससे पूरा का पूरा क्षेत्र, जो कि एक त्रिभुज की आकृति में होता है, वो लगभग दलदली जैसा क्षेत्र बन जाता है। और इस प्रकार नदी के द्वारा लाए गए मलबे के निक्षेपण से बने हुए त्रिभुजाकार दलदली प्रकार के क्षेत्र को ही डेल्टा के नाम से जाना जाता है। क्योंकि डेल्टा जो शब्द है, डेल्टा त्रिभुज के आकार की ज्यामितीय आकृति होती है, और उसी आकृति के आधार पर इस स्थल रूप को डेल्टा की संज्ञा दी गई है। तो इस प्रकार से डेल्टा, और ये काफ़ी उपजाऊ होते हैं और कृषि के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्व रखते हैं। तो इस प्रकार से ये नदी के द्वारा बनने वाले विभिन्न निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ थीं। नदी अपने साथ बहाकर लाए गए मलबे को निक्षेपित करती है, और निक्षेपण से इस प्रकार कई प्रकार की जो स्थल रूप हैं उनका निर्माण होता है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर भी करें, तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।